जरा सोचिए, एक ऐसा समुदाय जिसकी शुरुआत पंगत में बैठकर लंगर खाने और अमर शांति के भजन गाने से हुई थी, और सिर्फ 400 साल बाद मतलब वो एशिया की दूसरी सबसे खूंखार और आधुनिक सैन्य शक्ति कैसे बन गया। हाँ, ये सच में इतिहास के सबसे बड़े बदलावों में से एक है। एक ऐसा साम्राज्य जिसने मुगलों की जड़ों को हिला दिया और ब्रिटिश साम्राज्य को भी अपनी सीमाएं तय करने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल, अक्सर हम मानते हैं ना कि आध्यात्मिकता और युद्ध कौशल ये दोनों बिल्कुल अलग अलग दिशाएं हैं, लेकिन आज जिस स्रोत पर हम चर्चा कर रहे हैं उसमें ये दोनों आपस में इतनी गहराई से गुंथे हुए हैं कि आप एक के बिना दूसरे को समझ ही नहीं सकते। सही बात है। और आज के इस डीप डाइव में हम इसी 400 साल के अविश्वसनीय सफर की कड़ियों को जोड़ने वाले हैं। हाँ, जो स्रोत आज हमारे पास है वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के बीच बहुत लोकप्रिय है। बिल्कुल, जैसे 10 गुरुओं का ऐतिहासिक क्रम, प्रमुख शहरों की स्थापना और महाराजा रंजीत सिंह के सिख साम्राज्य का उदय और पतन। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ तारीख और नाम रटना नहीं है। एकदम नहीं। हम ये समझेंगे कि कैसे बाहरी राजनीतिक दबावों और संकटों ने एक पूरे समुदाय के डीएनए को ही बदल कर रख दिया। तो आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, इस कहानी की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसमें कोई भी बदलाव रातों रात नहीं हुआ। हर एक ऐतिहासिक घटना के पीछे गहरा कारण है, और इसे समझने के लिए हमें उस नींव की तरफ लौटना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है 15वीं शताब्दी में। पंजाब के तलवंडी में जन्म होता है गुरु नानक देव जी का, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की और नानक पंथ की शुरुआत की। हाँ, और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। क्या? उनका उत्तराधिकार का फैसला। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी अपने बेटों को नहीं बल्कि अपने एक समर्पित शिष्य लहना को चुना, जिन्हें बाद में गुरु अंगद के नाम से जाना गया, है ना? बिल्कुल। उस दौर में जहाँ सत्ता हमेशा खून के रिश्तों से तय होती थी, ये फैसला बहुत क्रांतिकारी लगता है। गुरु नानक देव जी केवल एक गद्दी नहीं सौंप रहे थे, वो एक पूरी विचारधारा का भविष्य तय कर रहे थे। मतलब उन्होंने योग्यता को सबसे ऊपर रखा। हाँ, उन्हें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो उनके समानता और सेवा के विजन को समझे, और लहना यानी गुरु अंगद उस कसौटी पर पूरी तरह खरे उतरे थे। अगर मैं आज की भाषा में कहूं तो मुझे ये शुरुआती 4 गुरु बिल्कुल एक सफल स्टार्टअप के संस्थापकों की तरह लगते हैं। अरे वाह, ये एनालॉजी काफी सटीक है ना? जरा इस क्रम को देखिए। सबसे पहले गुरु नानक देव जी ने एक विजन दिया, एक वैचारिक नींव रखी। फिर दूसरे गुरु अंगद आए। उन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया और लंगर व्यवस्था को पूरी तरह से नियमित किया। और ये गुरुमुखी लिपि का आविष्कार कोई छोटी बात नहीं थी। हाँ, क्योंकि उस समय ज्ञान और धर्म ग्रंथों पर संस्कृत या फारसी का एकाधिकार था, जो आम जनता की पहुंच से बाहर थे। गुरुमुखी ने आम लोगों को उनकी अपनी एक स्वतंत्र बौद्धिक पहचान दी। और जहां तक लंगर की बात है, इसने उस समय के कठोर जातिवाद पर सीधा प्रहार किया। बिल्कुल। जब राजा और रंक एक ही पंगत में बैठकर खाना खाएंगे तो समाज में एक नई तरह की एकता जन्म लेगी ही। एक मजबूत संगठनात्मक संस्कृति बन गई, और जब संस्कृति बन गई तो फिर विस्तार का समय आया। हाँ, फिर आते हैं तीसरे गुरु अमरदास जी, जो मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। सही कहा। उन्होंने इस दर्शन को दूर दूर तक फैलाने के लिए 22 गद्दियों यानी 22 शाखाओं की स्थापना की। और इसके बाद आए चौथे गुरु रामदास जी। उन्होंने तो मानो इस पूरी व्यवस्था का हेडक्वार्टर ही स्थापित कर दिया, अमृतसर। बिल्कुल, जिसे तब रामदासपुर कहा जाता था। और स्रोतों में एक बहुत ही रोचक तथ्य ये भी है कि खुद मुगल सम्राट अकबर ने गुरु रामदास को इसके लिए 500 बीघा जमीन दान में दी थी। और गुरु रामदास ने ही बाद में गुरुपद को पैतृक भी बनाया। यहाँ ठहरकर इस दौर की राजनीतिक पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी है। वो कैसे? अकबर का वो 500 बीघा जमीन दान करना ये दर्शाता है कि उस समय का मुगल साम्राज्य एक उभरते हुए धर्म के साथ कितने बेहतरीन तालमेल में था। मतलब कोई टकराव नहीं था। एकदम नहीं। अकबर की नीतियां सहिष्णुता पर आधारित थीं और सिख धर्म का समानता का संदेश उनके शासन के अनुकूल था। ये एक ऐसा स्वर्णकाल था जब दिल्ली की राजनीतिक सत्ता और पंजाब की आध्यात्मिक सत्ता एक दूसरे का सम्मान कर रही थी। ये शांति का दौर सच में बहुत खूबसूरत लगता है। रामदासपुर की स्थापना के बाद सिख समुदाय की जड़ें काफी गहरी हो चुकी थीं। हाँ, और यहीं से इस यात्रा का अगला और बेहद भव्य चरण शुरू होता है। 5वें गुरु
गुरु अर्जुन देव जी के साथ। बिल्कुल, जिन्हें सच्चा पादशाह भी कहा गया। उन्होंने 1604 में आदि ग्रंथ का संकलन किया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। और उसी अमृतसर में उन्होंने स्वर्ण मंदिर यानी हर मंदिर साहिब का निर्माण करवाया। सब कुछ चरम पर था, आध्यात्मिकता और समृद्धि दोनों। लेकिन फिर ये पूरा शांतिपूर्ण परिदृश्य अचानक एक खौफनाक मोड़ ले लेता है। हाँ, मुगल सम्राट जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जी को मृत्युदंड दे दिया। स्रोत बताते हैं कि कारण ये दिया गया कि उन्होंने जहांगीर के विद्रोही बेटे राजकुमार खुसरो की मदद की थी। लेकिन मैं सोच रहा था, क्या सिर्फ एक विद्रोही को आशीर्वाद देना इतनी बड़ी सजा का कारण बन सकता था? देखिए, खुसरो तो केवल एक बहाना था। अच्छा, तो असली कारण क्या था? असली कारण उस समय की बदलती हुई भू राजनीति और जहांगीर की असुरक्षा थी। गुरु अर्जुन देव जी के समय तक सिख समुदाय न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से भी बहुत ताकतवर हो चुका था। मतलब एक पैरेलल इकोनॉमी बन रही थी। बिल्कुल, अमृतसर व्यापार का एक बड़ा केंद्र बन गया था। जहांगीर, जो कि अकबर की तरह सहिष्णु नहीं था, वो इस स्वतंत्र और बढ़ती हुई शक्ति को अपने साम्राज्य के लिए खतरे के रूप में देखने लगा था। तो ये कोई साधारण घटना नहीं थी? नहीं, यह दिल्ली दरबार द्वारा एक उभरती हुई सत्ता को कुचलने का सीधा प्रयास था। और इस शहादत का जो परिणाम निकला, वो मुझे इतिहास के सबसे बड़े रणनीतिक बदलावों में से एक लगता है। एकदम यू टर्न है ना? हाँ, जहांगीर द्वारा 5वें गुरु को अमानवीय यातनाएं देकर मारे जाने के ठीक बाद उनके बेटे और छठे गुरु गुरु हरगोबिंद जी गद्दी पर बैठते हैं और वे सीधे स्वर्ण मंदिर के ठीक सामने अकाल तख्त का निर्माण करवा देते हैं। अकाल तख्त यानी काल से परे सत्ता का सिंहासन। और वे सिखों को एक लड़ाकू समुदाय में बदलना शुरू कर देते हैं। एक समुदाय जो अब तक सिर्फ ध्यान, लंगर और शांतिपूर्ण प्रचार कर रहा था, वो अचानक हथियार उठा लेता है। क्या ये बदलाव केवल गुस्से का परिणाम था? इसे केवल गुस्सा समझना स्रोत के साथ नाइंसाफी होगी। ये अस्तित्व को बचाने का एक बहुत ही गहरा दर्शन था, जिसे मीरी और पीरी कहा गया। मीरी और पीरी? हाँ, पीरी यानी आध्यात्मिक सत्ता, जिसका प्रतीक स्वर्ण मंदिर था, और मीरी यानी सांसारिक और सैन्य सत्ता, जिसका प्रतीक अकाल तख्त बना। और तो ये एक बैलेंस था। बिल्कुल। गुरु हरगोबिंद जी ने ये संदेश स्पष्ट कर दिया कि जब सत्ता दमनकारी और क्रूर हो जाए तो केवल भजनों और शांति के उपदेशों से आप अपने समाज की रक्षा नहीं कर सकते। धर्म की रक्षा के लिए तलवार का उठना अनिवार्य हो जाता है। ये तो सत्ता के खेल के नियम ही बदल देने वाली बात हुई। सही कहा। इसके बाद के गुरुओं का जो सफर है, वो लगातार इसी मुगल सत्ता के साथ एक कोल्ड वॉर यानी अमशीत युद्ध की तरह चलता है। हाँ, जैसे 7वें गुरु गुरु हर राय जी ने शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह को अपना आशीर्वाद दिया था और बाद में उन्हें अपने बेटे राम राय को मुगल दरबार में सफाई देने के लिए भेजना पड़ा। फिर 8वें गुरु गुरु हरकिशन जी आते हैं, जो बहुत ही छोटी उम्र में गद्दी पर बैठे और दुर्भाग्य से दिल्ली में चेचक से उनका निधन हो गया। और इसके बाद आते हैं 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी। यहाँ आकर मुगल साम्राज्य और सिख समुदाय का टकराव अपने चरम पर पहुंच जाता है, क्योंकि अब दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब बैठा था। औरंगजेब का शासनकाल अकबर की नीतियों के बिल्कुल विपरीत था। वो धार्मिक कट्टरता के रास्ते पर था और पूरे साम्राज्य में जबरन धर्मांतरण करवा रहा था, विशेषकर कश्मीर में। और यही गुरु तेग बहादुर जी ने दखल दिया। हाँ, उनका संघर्ष केवल सिख समुदाय के लिए नहीं था। उन्होंने कश्मीरी पंडितों और अन्य लोगों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाई। और इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। औरंगजेब ने उनके सामने शर्त रखी कि या तो वे इस्लाम स्वीकार करें या फिर मौत को गले लगाएं, जो कि बहुत ही भयानक था। और गुरु तेग बहादुर जी ने दिल्ली के चांदनी चौक में अपना सिर कटवा लिया, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। ये घटना तो रोंगटे खड़े कर देती है। ये शहादत वो बिंदु थी जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। एकदम सही। इसने पूरे समुदाय के मन में ये बात पत्थर की लकीर की तरह उकेर दी कि अब ये लड़ाई सिर्फ विचारधाराओं की नहीं है, ये एक क्रूर सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकने की लड़ाई है। और इसी उबलते हुए आक्रोश और अस्तित्व की लड़ाई ने जन्म दिया 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी को, जिनका जन्म पटना में हुआ था। बिल्कुल। और फिर आता है 1699 का साल, जिसने इतिहास की धारा मोड़ दी। बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा यानी जो सीधा परमात्मा से जुड़ा हो, जो पूरी तरह शुद्ध हो। और उन्होंने सिखों के लिए 5 ककार धारण करना अनिवार्य कर दिया।
केश, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाण। इसके अलावा उन्होंने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी जिसे विचित्र नाटक कहा जाता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये 5 ककार ही क्यों? देखिए, 5 ककार वास्तव में एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक रणनीति थे। कैसे? जब समाज में जाति पाति का इतना गहरा भेदभाव हो तो आप लोगों को एकजुट कैसे करेंगे? गुरु गोबिंद सिंह जी ने इन प्रतीकों के जरिए एक ऐसी पहचान बनाई जिसने पुरानी सभी जातियों और ऊंच नीच को खत्म कर दिया। मतलब सब एक समान हो गए। हाँ, जब हर व्यक्ति एक ही तरह के प्रतीक पहनेगा तो कोई छोटा या बड़ा नहीं रहेगा। उन्होंने हर अनुयायी को एक संत सिपाही बना दिया, जिसके दिल में संतों जैसी करुणा हो और हाथों में सिपाही जैसा शौर्य। एक तरह की यूनिफॉर्म बन गई। बिल्कुल। ये एक ऐसी यूनिफॉर्म थी जो उन्हें संकट के समय भागने नहीं देती थी, बल्कि डटकर खड़े रहने का हौसला देती थी। ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक था, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी के बाद ये जिम्मेदारी बंदा बहादुर के कंधों पर आई। हाँ, और उन्होंने मुगलों की ईंट से ईंट बजा दी, जमींदारी प्रथा को खत्म किया और एक तरह से किसानों का राज स्थापित किया। लेकिन फिर 1716 में एक लंबा और खूनी संघर्ष चला, जिसके अंत में मुगलों ने बंदा बहादुर को पकड़ लिया और उन्हें भी बेहद आम मानवीय तरीके से मार दिया गया, जो कि समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। तो उनके सबसे बड़े सैन्य नेता के पतन के बाद मुझे लगता है कि समुदाय पूरी तरह टूट गया होगा। स्रोत बताते हैं कि इस घटना के बाद सिख समुदाय 12 अलग अलग मिसलों यानी छोटे सैन्य समूहों में बंट गया। तो क्या एक केंद्रीय नेता के बिना 12 अलग अलग टुकड़ों में बंट जाने से उनका पूरा आंदोलन कमजोर नहीं पड़ गया? सतह से देखने पर ऐसा ही लगता है कि जब कोई बड़ा संगठन 12 टुकड़ों में बंटता है तो वो कमजोर हो जाता है। लेकिन 18वीं सदी के पंजाब के उस भयानक दौर में ये बंटवारा कमजोरी नहीं, बल्कि एक बेहद शानदार रणनीतिक विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन था। विकेंद्रीकरण? एक राजा या सेनापति के बिना ये समूह काम कैसे करते थे? सोचिए, अगर पूरी शक्ति एक ही जगह या एक ही नेता में केंद्रित हो तो दुश्मन के लिए उस एक नेता को मारकर पूरे आंदोलन का सिर काटना बहुत आसान हो जाता है, जैसा बंदा बहादुर के साथ हुआ। बिल्कुल। सिख समुदाय ने इस बात को समझ लिया था। 12 मिसल वास्तव में छोटे छोटे स्वायत्त घुड़सवार सैन्य दल थे। वे एक गुरिल्ला नेटवर्क की तरह काम करते थे। ओ, तो वो एक साथ हमला करते थे? मुगलों या बाद में अहमद शाह अब्दाली जैसे अफगान हमलावरों के लिए एक साथ 12 अलग अलग जगहों पर लड़ रहे समूहों को एक ही झटके में खत्म करना नामुमकिन था। अगर एक पर हमला होता तो वे जंगलों में छिप जाते और दूसरी मिसलें पीछे से दुश्मन की सप्लाई लाइन काट देती। इसी गुरिल्ला युद्ध नीति की वजह से ये समुदाय उन अंधकार भरे दशकों में जीवित रहा और लगातार ताकतवर होता गया। और इन्हीं 12 मिसलों में से एक बहुत ही अहम मिसल धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ा रही थी, सुकरचकिया मिसल। और यहीं से इस पूरी कहानी के सबसे बड़े और करिश्माई नायक की एंट्री होती है, महाराजा रणजीत सिंह। हाँ, सुकरचकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के घर उनका जन्म हुआ। जिस समुदाय ने अपना पूरा अस्तित्व मुगलों और अफगानों से लड़ते हुए और अपनी ताकत को 12 अलग अलग मिसलों में बांटकर बचाया था, रणजीत सिंह ने आकर उस पूरी रणनीति को बदल दिया। एकदम सही। उन्होंने अपनी दूरदर्शिता से उन सभी 12 मिसलों का एकीकरण कर दिया और लाहौर को अपनी राजधानी बनाकर एक विशाल और शक्तिशाली सिख साम्राज्य की स्थापना की। रणजीत सिंह की ये खूबी थी कि वे ये समझ गए थे कि अब गुरिल्ला युद्ध का समय खत्म हो चुका है। मतलब उन्हें एक प्रॉपर स्टेट चाहिए था। शक्तियों को एक ही झंडे के नीचे लाना होगा। उन्होंने कूटनीति, विवाह संबंधों और सैन्य ताकत का इस्तेमाल करके उन सभी स्वायत्त मिसलों को एक साम्राज्य में पिरो दिया। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी विडंबना या कहें एक अजीब सा विरोधाभास नजर आता है। वो क्या? जरा इस बात पर गौर कीजिए। जिस समुदाय ने अपना पूरा इतिहास अफगानों के क्रूर हमलों को झेलते हुए बिताया, उसी सिख साम्राज्य के सबसे महान राजा रणजीत सिंह को दुनिया का सबसे बेशकीमती कोहिनूर हीरा किससे मिलता है? शाह शुजा से। हाँ, एक अफगान शासक से। ये कैसे संभव हुआ कि एक अफगान शासक ने खुद आकर उन्हें वो हीरा सौंप दिया? देखिए, ये इतिहास का वो मोड़ है जहां ताकत के समीकरण पूरी तरह पलट चुके थे। कैसे? शाह शुजा उस वक्त काबुल की गद्दी से बेदखल कर दिया गया था और अपनी जान बचाकर भाग रहा था। उसे ये बात अच्छी तरह पता थी कि उस पूरे क्षेत्र में केवल एक ही शासक है जो उसे शरण दे सकता है, और वो थे महाराजा रणजीत सिंह। तो ये कोई तोहफा नहीं था? बिल्कुल नहीं। रणजीत सिंह ने उसे सुरक्षा दी, लेकिन इसके बदले में उन्होंने अफगान संप्रभुता का सबसे बड़ा प्रतीक यानी कोहिनूर हीरा
अपने साम्राज्य के लिए मांग लिया। ये शक्ति प्रदर्शन था। कमाल की कूटनीति। और ये कूटनीति केवल अफगानों तक सीमित नहीं थी। रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ जो किया, वो भी कम दिलचस्प नहीं है। 1809 की अमृतसर की संधि है ना? बिल्कुल। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ये संधि की, जिसके तहत सतलुज नदी को उनके राज्य की पूर्वी सीमा मान लिया गया। इसके अलावा रणजीत सिंह ने अपनी सेना को उन पारंपरिक हथियारों और घुड़सवारी के तरीकों से तैयार नहीं किया जिनसे उनके पूर्वज लड़ते आए थे। हाँ, उन्होंने अपनी फौज को अंग्रेजों की तरह यूरोपीय शैली में प्रशिक्षित किया। लेकिन उन्होंने अंग्रेजों से संधि क्यों की? रणजीत सिंह एक ऐसे शासक थे जो अपनी भावनाओं को अपनी रणनीति पर हावी नहीं होने देते थे। कई बार लोग 1809 की संधि को उनकी मजबूरी समझते हैं, लेकिन वास्तव में ये उनकी सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत थी। वो कैसे? उस समय ब्रिटिश सेना भारत में अजेय मानी जा रही थी। सतलुज को सीमा मानकर रणजीत सिंह ने अपने पूर्वी मोर्चे को पूरी तरह सुरक्षित कर लिया। उन्हें पता था कि अंग्रेजों से उलझने का अभी सही समय नहीं है। और इस शांति से उन्हें क्या मिला? इस शांति ने उन्हें मुल्तान, पेशावर और कश्मीर की तरफ अपनी पश्चिमी सीमाओं का विस्तार करने का समय दे दिया। और यूरोपीय सैन्य प्रशिक्षण के पीछे क्या सोच थी? उन्हें बहुत पहले ही ये समझ आ गया था कि भविष्य के युद्ध जज्बे, तलवारों और गुरिल्ला हमलों से नहीं जीते जाएंगे। अंग्रेजों की ताकत उनका अनुशासित तोपखाना और उनकी पैदल सेना थी। तो उन्होंने क्या किया? इसलिए रणजीत सिंह ने फ्रांस और इटली के उन जनरलों को काम पर रखा जिन्होंने कभी नेपोलियन की सेना में काम किया था। उन्होंने अपनी पारंपरिक सेना को आधुनिक तोपखाने में बदल दिया, जिसे फौजे खास कहा गया। इसका मतलब उन्होंने समय रहते खुद को पूरी तरह अपग्रेड कर लिया था। बिल्कुल। और इसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने एशिया की दूसरी सबसे मजबूत और आधुनिक फौज खड़ी कर दी। ब्रिटिश सेना के बाद अगर कोई सबसे बड़ी ताकत थी तो वो रणजीत सिंह का सिख साम्राज्य था। एक ऐसा राज्य जो अपने आप में एक मिसाल था, जहां हिंदू, मुस्लिम और सिख सभी उनके प्रशासन का अहम हिस्सा थे। लेकिन फिर ये सब इतनी जल्दी ताश के पत्तों की तरह कैसे ढह गया? ये बहुत ही दुखद हिस्सा है। स्रोत बताते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह के निधन के कुछ ही सालों बाद जब सिख साम्राज्य के अंतिम शासक महाराजा दिलीप सिंह गद्दी पर थे, तब अंग्रेजों ने पंजाब पर आक्रमण कर उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। मुझे इस बात पर घोर आश्चर्य होता है कि हमारा जो फौज एशिया में दूसरी सबसे अच्छी थी, वो बिना लड़े तो नहीं हारी होगी। फिर ये साम्राज्य इतनी जल्दी कैसे ढह गया? देखिए, फौज पूरी बहादुरी से लड़ी थी। एंग्लो सिख युद्धों में ब्रिटिश सेना को अपनी जीत के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। तो फिर कमी कहाँ रह गई? इस साम्राज्य के इतनी जल्दी पतन का मुख्य कारण बाहर नहीं बल्कि अंदर था। इतिहास में हमें ये पैटर्न बार बार देखने को मिलता है कि जो साम्राज्य एक बहुत ही करिश्माई और शक्तिशाली नेता के इर्द गिर्द बने होते हैं, वे उस नेता के जाते ही पावर वैक्यूम या सत्ता के शून्य का शिकार हो जाते हैं। यानी रणजीत सिंह ने सब कुछ अपने हाथों में रखा था और उनके बाद कोई ऐसा नेता नहीं था जो सबको साथ लेकर चल सके। बिल्कुल। रणजीत सिंह की मृत्यु के तुरंत बाद लाहौर दरबार में सत्ता को लेकर भयानक आंतरिक गुटबाजी और साजिशें शुरू हो गईं। मंत्री और सेनापति एक दूसरे के खिलाफ साजिशें रचने लगे। तो लीडरशिप खत्म हो गई? हाँ, राजनीतिक नेतृत्व इतना कमजोर हो गया कि फौज पर से उनका नियंत्रण ही खत्म हो गया। एक शक्तिशाली सेना होने के बावजूद दिशाहीन राजनीतिक अस्थिरता ने उन्हें अंदर से खोखला कर दिया। और अंग्रेजों जैसी विस्तारवादी शक्ति तो सीमा पर बस इसी ताक में बैठी थी। सही कहा। इस आंतरिक कलह ने ब्रिटिश साम्राज्य को आक्रमण करने का एकदम सही अवसर दे दिया। एक मजबूत सेना को जब अंदर की राजनीति ही हरा दे तो बाहर का दुश्मन आसानी से जीत जाता है। ये सच में एक बहुत ही भावुक कर देने वाला और रोंगटे खड़े कर देने वाला इतिहास है। अगर हम आज के इस पूरे सफर को संक्षेप में समेटें तो ये समझ आता है कि इतिहास केवल उन तथ्यों की सूची नहीं है जो हम किताबों में पढ़ते हैं। बिल्कुल नहीं। जैसे 1604 में आदि ग्रंथ का संकलन, 1699 में खालसा पंथ की स्थापना या 1809 की अमृतसर की संधि। ये वास्तव में मानव लचीलेपन और अदम्य साहस की कहानी है। सही कहा आपने। एक ऐसा समुदाय जिसने लंगर की मिठास और भाईचारे से अपनी शुरुआत की, लेकिन जब समय आया और सत्ता ने जुल्म की हदें पार कर दी, तो उसी समुदाय ने अपने अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए एशिया की सबसे शक्तिशाली फौजों में से एक का निर्माण कर दिया। और ये पूरी ऐतिहासिक यात्रा हमें सोचने पर मजबूर करती है। वो कैसे? इस पूरे घटनाक्रम और स्रोत सामग्री को देखकर एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल उठता है।
अगर इस शांतिपूर्ण आध्यात्मिक आंदोलन को जहांगीर और औरंगजेब जैसी हिंसक राजनीतिक चुनौतियों और दमन का सामना नहीं करना पड़ता, तो क्या कभी खालसा पंथ की स्थापना होती? ये तो बहुत ही गहरा विचार है। क्या वे 12 मिसल बनती? और क्या एशिया की दूसरी सबसे मजबूत सेना कभी अस्तित्व में आती? सोचने वाली बात है कि अब क्या एक विचारधारा और एक समुदाय केवल अपने संस्थापकों के विचारों से आकार लेता है, या उसे फौलाद बनाने में उसके विरोधियों और उन पर ढाए गए जुल्मों का भी उतना ही बड़ा हाथ होता है? इस बारे में जरूर सोचिए।